नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन शिक्षा पॉइंट पर। उपस्थित हूँ 11वीं कक्षा हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल के साथ। देखते हैं पहले पूरक पाठ्य पुस्तक क्या होती है। पूरक पाठ्य पुस्तक का मतलब है कि जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है उसमें साहित्य की जिन विधाओं की रचनाओं का समावेश नहीं हो पाता है, उन रचनाओं को समाविष्ट करने के लिए और छात्रों को बृहद ज्ञान के लिए जो पुस्तक बनाई जाती है, जिस पुस्तक में पाठों का संकलन किया जाता है। पाठ कैसे होते हैं? किसी की आत्मकथा हो सकती है, किसी की जीवन की कथा हो सकती है, यात्रा संबंधी कोई कथा हो सकती है, कहानी हो सकती है, अथवा नाटक, एकांकी, इस तरह के लंबे लंबे पाठ होते हैं। इसमें आप देखेंगे बहुत लंबे लंबे पाठ हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। और प्रश्न अगर बता दूं, इसमें 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 नंबरों में 4 नंबर का एक प्रश्न होता है विकल्प सहित। 2 प्रश्नों में से एक करना होता है 4 नंबर का, जो छोटा सा आंसर होता है उसका। उसके बाद 2 नंबर के 4 नंबर के 2 प्रश्न होते हैं जो निबंधात्मक होते हैं, अर्थात उनके उत्तर ज़्यादा लंबा लिखने होते हैं। तो ये तो 12 नंबरों के प्रश्न आते हैं इसलिए। और इस पुस्तक में केवल 3 पाठ हैं, केवल 3 पाठ। 3 में से पहला पाठ है अंडे के छिलके। मोहन राकेश की रचना है ये। इसमें ये एक एकांकी है। इसमें कतिपय पात्र हैं। एक परिवार की कथा है ये। एक परिवार में जो अंतर्द्वंद्व है, आधुनिकता और परंपरा के बीच जो संघर्ष है, जो टकराव है, उसकी एक कहानी है। यह वानगी है, यह अंडे के छिलके पाठ। उसके बाद देखते हैं केंद्रीय प्रतिपाद्य भी इसका यही है। अब अंडे के छिलके ऐसा शीर्षक रखना, अंडे के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि परिवार के अंदर अंडा खाना बिल्कुल ही मना है, तथापि मना होने के बावजूद भी अंदर ही अंदर सब लोग, सभी सदस्य उसका उपयोग करने के पक्ष में हैं। और जबकि परंपरा कहती है, प्राचीन मान्यता जो है पारिवारिक, उसमें ये बिल्कुल ही निषिद्ध है, मना ही है। तो इसी का अंतर्द्वंद्व चलता है पूरी कहानी में। पात्रों के मनोभाव प्रकट होते हैं। देखते हैं अंडे के छिलके पात्र कौन कौन से हैं। श्याम, राधा, जमुना, वीणा, गोपाल, माधव, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। एकांकी में पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। बाईं ओर दरवाजे के आगे पर्दा लटक रहा है, जिससे पता नहीं चलता कि दरवाज़ा खुला है या बंद। कमरे में कोई नहीं है। श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है, पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहने, सिर भीगा है, बरसाती से पानी निचुड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कविता है, कहानी है। अंदर आकर वह इधर उधर नज़र दौड़ाता है। श्याम, अरे कमरा खाली है, न भैया न भाभी, पुकार कर। भाभी। दूसरे कमरे से वीणा की आवाज़ आई। श्याम की भाभी है वीणा। वीणा, कौन? श्याम, क्या बात है? श्याम, इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। वीणा उधर से आती है। वीणा, तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज़ देने की ज़रूरत पड़ती है? इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर में आए हो। प्यार से भाभी कहती है। भाभी और देवर के बीच संवाद हो रहा है। श्याम, पराया घर तो लगता ही है भाभी, तुमने आते ही वह नक्शा बदल दिया है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी जो आजकल मेरे कमरे की है। फिर जूते को छोड़कर हर चीज़ या चारपाई पर या मेज पर अब
अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नज़र आता है जहां पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं नज़र आता है। बाकी कमरे की सरकार ही बदल गई है। पूरे कमरे का भाभी ने अपने हिसाब से हुलिया बनाया हुआ है, ये कहने का अभिप्राय है श्याम का। सरकार बदल गई है मतलब पूरे कमरे का जो है काया पलट कर दिया गया है। तो पूरी तरह से चेंज हो गया है रूम की रख रखाव और बनावट आदि। भैया की टेबल भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई हो। वीना, खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे। बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो, फिर बैठकर आराम से बात करो। श्याम, सिर्फ चाय, गलत बात। ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती। सॉरी, हाँ, यहाँ से सिर्फ चाय गलत। वीना कहती है खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे। बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो, फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते हैं तो तुम्हें चाय बना देती हूँ। श्याम, सिर्फ चाय, गलत बात। ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है। वीना, यह सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ आओ, सारा फर्श गीला कर रहे हो। मतलब वो जो बरसाती है जिससे पानी टपक रहा है ना, तो घर के अंदर रूम के अंदर पानी टपक रहा है जो वीना को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने खुद ही उसको धकेल करके बाहर पानी वो बरसाती को रखने को कह रही है। वीना, हाँ, गीला कर रहे हो, फिर पीछे से खुद ही उसकी बरसाती उतारने लगती है। लाओ उतार दो बरसाती, मैं ही बाहर रख आती हूँ। श्याम उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने से फिर से बरसाती पहन लेता है। श्याम, भाभी एक बात कहता हूँ। वीना, क्या बात है? क्या बात? तुम्हारी बरसाती तुमने फिर से पहन ली। मैं कहती हूँ तुम तो बस। श्याम, भाभी बात तो सुन लो। मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूं, चाय के साथ खाने के लिए भागकर कोई चीज़ ले आऊं। सूखी चाय का मज़ा नहीं आएगा। इस वक्त पानी ज़रा थमा है, फिर ज़ोर से बरसने लगेगा। वीना, फिर इस तरह से वीना और उसमें श्याम में बहुत तरह की बातें हो रही हैं। वीना, फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सूझती। अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? श्याम, तुम जो कहो ले आऊं। इस वक्त गरम गरम कचौरी और समोसे भी मिल जाएंगे। और वीना, और क्या? श्याम, और कहो तो कोई और अच्छी चीज़ भी मिल सकती है। वीना, बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज़ ही लाओ। समोसे कचौरी क्या खाओगे? श्याम, अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ हो सकती है। मतलब वो बोलना चाह रहा है, अंडा बोलना चाह रहा है, लेकिन वो खुलकर बोल नहीं पा रहा है। वर्षा हो रही है, उसका मन अंडा खाने का हो रहा है, तो वो अंडा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसका शुरुआती अक्षर अंग जरूर बोल रहा है वो। वीना, जाओ 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। श्याम, शिव शिव शिव, किसी और चीज़ का नाम लो भाभी। इस घर में अंडे का नाम ले रही हो? जाओ जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो, मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। वीना, क्या बात करते हो? दबे स्वर में, यहाँ रोज़ सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने यह बिजली का स्टोव किस लिए लाकर रखा है? माँ जी से तो कहा था कि सुबह बेड टी लेनी होती है, रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसलिए ये 16 रुपये खर्च किए हैं। माँ जी भी भोली हैं, झट मान जाती हैं। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बेड टी के लिए लाए हैं, मगर यह फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं? फ्राइंग पैन जो तलने की जो कढ़ाई होती है, इसमें क्या दूध गर्म होता है? श्याम, संयम संयम संयम, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिए हैं वे छिलकों समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा।
और तुम देख ही रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो, हो हवा गया तो मतलब किसी को कुछ हो न जाए। वीना, भाई तुम तो यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है, सबके सामने खाओ। भाई कोई चीज़ अगर खाने के का मन हो रहा है तो इसमें छुपम छुपाई की कोई बात है नहीं। माँ जी नहीं खाती, इसलिए रसोई घर की बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है, जैसे दूध वैसे अंडा। दूध और अंडे को वीना एक जैसा समझ रही है। वाह क्या बात है, आधुनिकता की बात है ना। पौराणिकता और जो प्राचीन मान्यता है वो कुछ अलग ही है, और आज दूध से उसकी तुलना हो रही है। श्याम, हरी हरी हरी, फिर वही नाम। भाभी आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलवाओगी, तुमसे कोई नहीं कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सिर हो जाएंगी कि सब तेरी ही करनी है। तुम खाओ बनाओ जो चाहे करो, मगर इस चीज़ का नाम मुंह पर मत लाओ। लाओ पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ। चोरी पकड़ी जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि यह लाया है तो मैं साफ मुकर जाऊंगा, और बेड टी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह समझा दूंगा। मतलब जो तुम चोरी छुपे अंडे खा रही हो ना इस घर में बना बना करके इस रूम में, वो बात भी मैं बता दूंगा अगर मेरा नाम लिया तो। कितने ले आऊं, 4 की 6, एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा। वीना, अच्छा तो यह बात है, आप अपने कमरे में, मतलब श्याम भी अपने कमरे में चोरी छुपे अंडे खा रहा है, और ये वीना और उसके पति दोनों, ये तीनों खा रहे हैं अंडे। श्याम बात काट कर, फिर कहता हूँ भाभी कि नाम मत लो। अपने कमरे में ना फ्राइंग पैन है ना स्टोव जो कोई चीज़ साबित की जा सके। मेरे कमरे में कुछ ऐसा निशान है ही नहीं जिससे ये पता लगे कि मेरे कमरे में अंडे बनते हैं, मैं अंडे खाता हूँ। कच्चा लाते हैं और कच्चा खाते हैं। वाह क्या बात है, कच्चा ही गटक जाते हैं, पकाने की भी आवश्यकता नहीं समझते। इसीलिए सुबह दूध की तलब कमरे में होती है, रखाने का इंतजाम पक्का है। मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने भी यह बात जाहिर कर दें तो हरगिज़ नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। क्या बात है, दोनों का सम्मेलन बहुत बढ़िया है। माँ को भी नाराज़गी ना हो और खुद अंडे का सेवन भी होता रहे, खाता रहे, ये ऐसा जुगाड़ बना रखा है। वीना, बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज़ भ्रष्ट करते हो, यह अच्छा प्यार है। देख लेना कल से तुम्हारा दूध का गिलास अलग ना रखवा दिया तो। अच्छी बात श्याम, अच्छी बात है, तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम यह फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। वैसे चाहो तो अब भी समझौता हो सकता है, तुम ज़बान से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधी दर्जन वह जो तुम कह रही थी लाए देता हूँ। इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए देता हूँ। मंजूर? अच्छा टाटा। वो ऐसा कहकर गैलरी की तरफ चल देता है। वीना, साथ में थोड़ी किशमिश भी ले आना। श्याम, ओके, तुम इस बीच चाय का पानी रख दो, आते ही एक प्याली पीऊँगा। चला जाता है। वीना खूंटी की तरफ जाकर वहाँ टंगे हुए कपड़े उतारने और तहाने लगती है। वीना, मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ की सी हुई जा रही हूँ। मैं इस घर में आई हूँ तो जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं मैं भी वही उसी में ढल रही हूँ, उन चीज़ों में ढल रही हूँ, है ना। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किए, साहब के कपड़ों का यह ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। मैं टाइयाँ और कपड़े अब कुर्सियों के पीछे नहीं टांगने देती, इसलिए हर चीज़ खूंटी पर। कपड़े उतारते हुए मोजे का एक जोड़ा नीचे जा गिरता है। लो, यह पुराना मोजा भी खूंटी पर लटकाने की चीज़ है। कपड़े संदूक पर रखकर मोजा उठा लेती है। मोजा कुछ भारी लगता है इसलिए उसे हाथ से मल कर देखती है तो यह बात है, कल और परसों के छिलके साहब ने मोजे में भर कर रखे हैं, है ना। वो जो खाते हैं ना चुरा चुरा करके, तो अपने मोजे में अंडे चुप के छिलके रखते हैं। इनकी यह कैसी आदत है, यह मेरी समझ में नहीं आती। छिलके नाली में ढाल दिए जाएं, गंदगी दूर हो, मगर नहीं, हफ्ता भर छिलके लटके रहेंगे, इकट्ठे करेंगे, फिर डब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे जैसे किसी के लिए सौगात ले जा रहे हों।
मोजा कोने में डाल देती है। अच्छा, शाम के आने तक चाय का पानी तो रख दूं। केतली उठाकर बाईं ओर के दरवाजे की तरफ आ जाती है। पर्दा उठाने का पर दरवाज़ा बंद मिलता है। किवाड़ खटखटाती है। राधा जी, इतने देर में दरवाज़ा बंद करके क्यों पड़ गई? ज़रा खोलना तो, मुझे अंदर नल से पानी लेना है। कुछ क्षणों के बाद दरवाजे की कुंडी खुलती है। अब यहाँ कुंडी खुलती है। बिना क्या बात है जी, अभी संध्या भी नहीं हुई। संध्या मतलब शाम, संध्या, और तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई। मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी ना आ गए हों। राधा दरवाजे से निकलकर अंगड़ाई लेती है, जैसे सचमुच बिस्तर से उठी हो। राधा, आज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट सा रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर लेट लूँ, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना होगा। वीणा, ये राधा और वीणा दोनों का संवाद। वीणा, यह लेटने का वक्त थोड़े ही है। बीबी बैठो, चाय बना रही हूँ। अभी सब लोग चाय पियेंगे, ये भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। अंदर चली जाती है। राधा अनमनी सी खड़ी रहती है। क्षण भर बाद अंदर से वीणा के हंसने का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है। राधा, क्या बात है वीणा, अपने आप ही हंस रही हो? वीणा एक हाथ में पानी की केतली और दूसरे हाथ में एक किताब लिए हंसती हुई उधर से आती है। वीणा, हंसने की बात नहीं है जीजी, यह तुम्हारी चंद्रकांता। राधा झपट कर किताब उसके हाथ से छीनना चाहती है, मगर वीणा उसे झांसा देकर उसके पास से निकल जाती है। केतली मेज पर रखकर वह किताब पीछे छिपा लेती है। राधा पास आकर किताब उससे छीनने का प्रयत्न करती है। छीना झपटी में नहीं दूंगी जी, ऐसे मांग लो तो दे दूंगी, मगर इसमें इस तरह छिपाकर पढ़ने की क्या बात है? चंद्रकांता उपन्यास है ना, तो उसको वो छिप कर पढ़ती होगी। मैंने तो चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी हैं। ये सब बहुत मशहूर रचनाएं हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई हैं। अब वो भी छुपा करके, राधा भी छुपा कर पढ़ रही है। जब हम मिडिल में थीं तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थीं। इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजे बंद करके पढ़ा जाए। राधा, ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे ना हो, मगर माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किस्से ही पढ़ा करती हैं, है ना। बहुओं को सास जो होती है वो बहुओं को इस तरह से कहती ही है ना। रामायण और महाभारत पढ़ना सास के लिए जहाँ अच्छी बात है, वहाँ आज की बहुओं के लिए आज की किस्से कहानियाँ पढ़ना अच्छी बात है। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं? हमको तो कौशल्या भाभी ने ज़बरदस्ती दे दी तो हम उठा लाए, नहीं तो हम तो ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ते। घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़े भी। और हमारे पास अपनी गुटका रामायण है, छोटी सी रामायण पुस्तक जो जेब में भी आ सकती है। कभी कभी उसमें से भी थोड़ा बहुत बाँच लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं। तुम जानो, इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाल दी जाएगी। यह तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि ज़रूर पढ़ो, नहीं तो क्या। वीणा, यह तो मैं भी कहती हूँ जी कि ज़रूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, ये बहुत अच्छी किताबें हैं। ज़रा बचकाना टेस्ट की ज़रूर है। मगर राधा चिढ़कर, हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो हैं नहीं। वीणा, मेरा यह मतलब थोड़ा ही है जी, मेरा मतलब तो यह है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें यह किताब ज़रा बचकाना टेस्ट की मालूम होगी। राधा, वह बात तो है ही, मगर सच कहे वीणा तो इसमें भी तो शूरवीरता की ही कहानी है। चंद्रकांता भी एक शूरवीर और वीरों की कहानी है कि जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर धीरेन्द्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमते फिरते हैं। और वीणा हंसती हुई, और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर सीता जी का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं।
तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से ज्यादा मुश्किल काम है। राधा उत्सुकता पूर्वक, अच्छा एक बात तो बताओ वीणा, तुमने सारी किताब पढ़ी है, अंत में जाकर वन कन्या का क्या होता है? कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह हो जाता है कि नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। वीणा, हाँ हाँ जरूर हो जाता है। राधा, और चंद्रकांता के साथ? वीणा, उसके साथ भी हो जाता है। राधा, दोनों के साथ भी साथ हो जाता है? वीणा, हाँ भी और नहीं भी। हाँ भी और नहीं भी। राधा, हाँ भी और नहीं भी, ये कैसे? वीणा, यही बता दिया तो पढ़ना क्या रह गया? यही तो क्लाइमेक्स है उस उपन्यास का। यही बता दिया तो फिर मज़ेदार थोड़े ना रहेगी उसकी कहानी। जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। किताब देती हुई, यह किताब ले लो, मगर अभी से दरवाजे बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो। अभी यहाँ बैठो। उसे बाँह पकड़कर पलंग पर बैठा देती है और दी हुई किताब भी उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है। राधा, अच्छा वीणा, ये बाबाजी महाराज कौन है? वीणा, कौन से बाबाजी महाराज? राधा, वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। वीणा, तुम अभी मतलब अब जो इन दोनों का संवाद है वो चंद्रकांता उपन्यास पर आधारित है। तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो जी। अब थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर आओ। तिलिस्म मतलब रहस्य, जो नहीं जानते हैं। केतली स्टोव पर रखकर स्विच ऑन कर देती है। बाहर से गोपाल आता है। वर्षा की फुहार से उसके कपड़े जरा जरा भीग रहे हैं। गोपाल, वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है। बहुत सही अंदाजा है वक्त का। वीणा, अब गोपाल भी आ गया है, श्याम का भाई। वीणा, इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है। यह केतली शाम के लिए रखी गई है। आप आ गए हैं, इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। वाह, क्या तंज कसती है, मीठा सा तंज। गोपाल, क्या बात है, आजकल श्याम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। वीणा, जीजी बैठी हैं, ये तो मुझसे ज़्यादा जानती होंगी। गोपाल, देखो, हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना। हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम तो दिन भर बैठी है ना सन्स एंड लवर्स पढ़ती रहती हो, और भाभी पढ़ती है रामायण महाभारत। वीणा, शरारत के लहजे में, सच? गोपाल, सच नहीं तो क्या? क्यों भाभी? राधा खिसियाई सी, भाई हम कुछ भी नहीं पढ़ते, हमें दिन भर काम से फुर्सत मिलती है जो हम पढ़ाएं। कभी 10 मिनट मिल गए 4 अक्षर बाँच लिए। गोपाल, वक्त ना मिले यह और बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने गुटका रामायण रख तो छोड़ी है। मन में भावना होनी चाहिए। वीणा, आज जीजी की गुटका रामायण मैं इधर उठा लाई हूँ। जीजी तो जाने ही नहीं देती, पर अभी आपके आने से पहले मैं इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। समुद्र लंघन रामायण में। गोपाल, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने बीए पास तो किया, मगर जो विद्या तुम्हें भाभी से मिल सकती है वह स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। क्यों भाभी? राधा, भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप ही अनपढ़ हैं। हम तो वीणा के पास इसीलिए आ बैठते हैं कि 2-4 अच्छे अक्षर इससे सीख जाएं। गोपाल, तुम और इससे सीखोगी? यह उल्टी रीत यहाँ नहीं चल सकती भाभी। दस्तूर यह है कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। वीणा, हाँ, क्यों पता चला होगा? बीबी ने जेठ जी को बताया थोड़े ही होगा। राधा, हमसे कोई कसम उठवा ले तो हमने बताया हो। हमारी यह आदत नहीं है कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरें। जब एक बार हमने कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा। दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं। इस तरह से छात्रों, प्रिय छात्रों, यहाँ तक का वाचन और इससे आगे इसमें कई पेजेज हैं। आप इसी तरह से, मैंने कहा था ना शुरू में कि ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत ही लंबी है ना। आधा 1 घंटा है ना, आप बैठ करके जब पढ़ते हैं तभी जा करके ये पूरी कहानी संपन्न होती है और आप पूरी कहानी से अवगत हो पाएंगे। अगर आप यहाँ तक अभी वाचन किया मैंने, इससे आगे आप देख सकते हो। 11th के सभी छात्रों से विशेष कथन है कि इससे आगे आप इसी तरह से मन लगा करके थोड़ा पढ़ें और
पीछे दिए गए उत्तरों को बड़े अच्छे ध्यान से आप कर सकेंगे, क्योंकि प्रश्नों की अब आपको होंगे बीच में मैं पढ़ना छोड़ रहा हूं, बीच में छोड़ नहीं रहा हूं, बीच में आपको एक दिशा निर्देश दे रहा हूं कि आप मन लगा करके, समय लगा करके, क्योंकि पढ़ाई में मन लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मन और समय दोनों नहीं लगाते हैं आप, तब तक पढ़ाई में कुछ अच्छा करने की तो बात ही भूल जाइए आप। तो इसलिए स्वाध्याय पूर्वक आप इसको आगे का वाचन पूरी कहानी करें, किस तरह से सभी लोगों के बीच बातचीत भी होती है और एक मीठी बातचीत के अंदर जो आधुनिकता और परंपरा का किस तरह से संघर्ष हो रहा है, अंतर्द्वंद होते हुए भी परिवार में किस तरह का सामंजस्य दिख रहा है, इससे आप जरूर, और आपसे एक निवेदन है, इस तरह के दिखावे में ना रहा जाए, है ना। अंडे खाने के एक उदाहरण है। इस तरह से कई ऐसी चीज़ें हैं जो परिवार के सदस्य एक दूसरे से छुपा कर करना चाहते हैं या करते हैं, या परिवार में सब चीज़ एक कोई चीज़ सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी किसी एक व्यक्ति विशेष से उसको छुपाना पड़ता है। यानी कि जो जनरेशन गैप है, आप इसको समझिए, यथार्थ को समझिए, जो रियलिटी है उसको समझिए और किसी दिखावे में ना रहिए। यही इस कहानी का मूल संदेश है। मैं समझता हूं आप अगर इस तरह से आप इसका पूरा वाचन और ज़्यादा अच्छे तरह से कर लेंगे, और इतना सुनने के पश्चात आपको इसके जो प्रश्न हैं जो 4 नंबर के ही आएंगे, चाहे वो एक प्रश्न छोटे उत्तर वाला हो या निबंधात्मक हो, तो उसका मूल्यांकन उसी आधार पर होता है। तो आप उन सभी प्रश्नों के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें अंडे के छिलके को जुराब में, कोट की जेब में या नाली में फेंकना बिल्कुल ठीक नहीं, इस पर अपनी राय लिखिए। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अंडा खाना को क्या कोई अपराध है? इस विषय पर निबंध लिखिए। यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भाई अंडा खाने को आप अपराध समझते हो या वो सही है, जो भी है आप अपने विचार लिखें। पराया घर तो लगता ही है भाभी, अपनी भाई के कमरे में शाम को परायेपन का एहसास क्यों होता है? क्योंकि उस कमरे का हुलिया ही बदल गया है, उसकी लुक ही पूरी तरह से वीणा ने अपने हिसाब से बदल दिया है। इसीलिए संभवतः और एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है वह अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है। टिप्पणी कीजिए। अब अंत में इसका जब क्लाइमेक्स होता है तो जो अम्मा जी का सभी के प्रति जो कठोर रवैया होता है वह रवैया बदल जाता है। इस पर एक संक्षेप में आप जो है शॉर्ट नोट की तरह से आप लिखेंगे उत्तर इसका। और इसी तरह से चंद्रकांता संतति आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपकर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो घर की सास है उसकी नज़र में रामायण और महाभारत पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आधुनिक कोई उपन्यास पढ़ा जाए। हालांकि उपन्यास कोई वो बुरा नहीं है, कहानी उसकी बुरी नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर और सामाजिक संदर्भों और सरोकारों से संबंधित है। फिर भी जो पीछे के जनरेशन की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उसकी नज़र में रामायण महाभारत पढ़ना बहुओं के लिए श्रेयस्कर है। इस तरह से और भी पात्रों के इसमें चरित्र, तो शुरू के जो 2-3 प्रश्न होते हैं उन्हीं प्रश्नों पर आधारित ज़्यादातर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कहते हैं ना गेस करना, वो यही शुरुआती प्रश्न होते हैं जिनमें से ज़्यादा पूछने की। वैसे सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि आप जो है सभी प्रश्नों के 9 प्रश्न हैं, कुल 9 के 9 प्रश्नों के उत्तर लिखें और लिखें अवश्य, अपने विचारों को समाविष्ट करें। जब आप पढ़ें लिखें तो, और जब लिखें तो अपने शब्दों में लिखें, ये नहीं कि कहीं से आप कॉपी पेस्ट करें। अपने शब्दों में लिखने के लिए, अपने विचारों को उन्नत बनाने के लिए आप ज़रूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, मन से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। नमस्कार।